गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक चलता है अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर, उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने चालकता को जो अलग अलग पैरामीटर्स थे या फैक्टर्स थे जो अफेक्ट कर रहे थे उनके बारे में हमने स्टडी की थी। H प्लस OH माइनस की चालकता जलीय विलयन में या एथेनॉलिक विलयन में ज़्यादा क्यों होती है उसका हमने रीजन बताया था, और डिबाई होकेल का जो लिमिटिंग लॉ था उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक अभिगमनांक के बारे में चर्चा करेंगे। अभिगमनांक क्या होता है? आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने NaCl का जलीय विलयन लिया है और उसमें इसका विद्युत अपघटन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन। सोडियम कहाँ जाएगा? कैथोड पर, और क्लोराइड कहाँ जाएगा? एनोड पर। तो इसमें मान लो कि एक वोल्टेज धारा प्रवाहित हो रही है इस विलयन में। अब जो टोटल धारा है उसमें जो सोडियम आयन है वो कितनी धारा लेकर जा रहा है और क्लोराइड कितनी धारा लेकर जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो विलयन है उसमें धारावाहक कौन है? आवेशवाहक आयन्स होते हैं। तो जो कुल जो धारा इसमें से गुजर रही है जो धारा, तो उसमें टोटल जो विद्युत धारा है उसमें से Na+ का कितना हिस्सा है, Cl- का कितना हिस्सा है। तो ये कैसे निर्धारित, जो ये कितना हिस्सा होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इनकी मोबिलिटी पर, आयनिक गतिशीलता पर निर्भर करता है। तो जिस आयन की गतिशीलता ज़्यादा होती है वह धारा का ज़्यादा मात्रा लेकर जाता है, और जिस आयन की गतिशीलता कम होती है वह धारा का कम हिस्सा लेकर जाता है। और यह है, जैसे आयनिक मोबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? उसके साइज पर डिपेंड करती है। ज़्यादा भारी आयन होगा तो उसकी स्पीड कम होगी, और जो हल्का आयन होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो आप ये समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि ये आयन जो पर्टिकुलर आयन है जो विद्युत अपघट्य के विलयन में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें से एक विशेष आयन के द्वारा कितनी धारा ले जाई जा रही है, उसे उस आयन का क्या बोलते हैं? हम अभिगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर बोलते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट नंबर जो पर्टिकुलर आयन का किस पर डिपेंड करता है? उस आयन की आयनिक गतिशीलता पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम जैसे उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर कि जो धनायन है उसकी आयनिक गतिशीलता मान लो कैपिटल U है, और ऋणायन की क्या है? कैपिटल V। तो धनायन द्वारा ले जाई गई जो धारा है वो किसके समानुपाती होगी? U के। और ऋणायन द्वारा ले जाई गई धारा उसकी आयनिक गतिशीलता क्या है? V के समानुपाती होगी। और जो दोनों आयनों द्वारा ले जाई गई जो संपूर्ण धारा है वो किसके समानुपाती होगी? जो धनायन और ऋणायन दोनों की आयनिक गतिशीलताओं के योग के बराबर होगी। तो आगे जैसे हम बात करें, देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो धनायन का अभिगमनांक, अब धनायन का अभिगमनांक क्या होगा? Nc बराबर U अपॉन किसकी? धनायन की आयनिक गतिशीलता बटा जो टोटल जो दोनों आयनों की आयनिक गतिशीलता क्या है उससे डिवाइड करते क्या निकल कर आ जाएगा? जो धनायन का अभिगमनांक निकल कर आ जाएगा। या ये कहें कि जो केटायन की जो तुल्यांक की चालकता बटा केटायन प्लस एनायन की तुल्यांक की चालकता। और यहाँ पर देखिए जो लेमड़ा C अपॉन अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता। तो इसी प्रकार से जैसे ऋणायन का अभिगमनांक ये होगा V अपॉन U प्लस V, और ये सारा लेमड़ा A अपॉन लेमड़ा इनफाइनाइट ये होगा। और अगर जैसे बात करें Nc प्लस Na बराबर 1, अगर आप इनको जोड़ोगे एक जगह करेंगे प्लस तो ये निकल कर आएगा। और इन दोनों में ये संबंध अगर डिवाइडेशन कर देते हैं, दोनों इसमें इसका भाग देते हैं, तो Nc अपॉन Na बराबर U अपॉन V बराबर लेमड़ा C अपॉन लेमड़ा A। तो देखो जब एक का अभिगमनांक पता है चल जाता है, जब तो दूसरे का जैसे केटायन का पता चल गया हमें, तो हम एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले जो ये ट्रांसपोर्ट नंबर है और आयनों का जो
वेलोसिटी है, आयनिक गतिशीलता है, और इलेक्ट्रोड के जो आसपास जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसमें जो संबंध परिवर्तन होता है, इन दोनों में जो संबंध होता है उसको हिटॉर्फ ने 1853 में समझाया था। और इन्होंने क्या है कि एक जैसे एक मॉडल दिया काल्पनिक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको समझाने के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर को। तो इन्होंने क्या किया कि ये माना कि जैसे यहाँ लिया हमने एक जैसे बीकर है, इसके 3 भाग है, और एक तरफ एनोड है, एक तरफ कैथोड, और एक मध्य भाग है जिसमें ये डायफ्राम है जहाँ से आयन आ जा सकते हैं। तो जो मध्य वाला सेंटर कंपार्टमेंट, और ये एनोड कंपार्टमेंट, और ये कैथोड कंपार्टमेंट। इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट इन्होंने माना कि जैसे समझाने के लिए कि मध्य में 5 जोड़े हैं केटाइन एनायन के, और दोनों साइडों में क्या है 4-4 जोड़े हैं। तो यहाँ पर अब क्या है कि जो सेकंड स्थिति है इसमें ये है कि इसमें ऋणायन जो क्या है गतिशील है, और धनायन क्या है स्थिर है, अचल है। तो यहाँ से देखो ऋणायन, 2 ऋणायन यहाँ मध्य भाग से चलते हुए कहाँ आ गए एनोड, क्योंकि नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे एनोड भाग की तरफ मूव करेंगे जब धारा प्रवाहित करेंगे, और कैटाइन कहाँ जाते हैं कैथोड की ओर जाते हैं। तो जब 2 आयन यहाँ से जाएंगे तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ 6 हो गए ना ऋणायन। लेकिन देखो आप यहाँ पर, यहाँ 4 जोड़े हो गए और इधर क्या हो गए 2 जोड़े। तो यहाँ 2 ऋणायन विसर्जित हो रहे हैं, और इधर कैथोड पार्ट पर 2 धनायन विसर्जित डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो तुल्यांक की मात्रा में डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब दूसरी स्थिति में क्या है कि हमने क्या किया कि जैसे तीसरी जो कंडीशन है जब धनायन और ऋणायन समान गति से चलते हैं, तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या है कि 2 धनायन एनोड कंपार्टमेंट से कहाँ मूव कर गए कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं, और 2 जो ऋणायन है वो कैथोड भाग से एनोड भाग की ओर मूव कर रहे हैं। तो इस स्थिति में भी आप देख लें कि यहाँ पर 4 जोड़े विसर्जित हो रहे हैं, 4 कैटाइन विसर्जित हो रहे हैं कैथोड भाग में, और यहाँ पर 4 जो ऋणायन है वो एनोड कंपार्टमेंट में विसर्जित डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब जो तीसरी कंडीशन है कि जब धनायन और ऋणायन असमान रूप से गति करे, कैसे कि इनकी कोई फिक्स नहीं कि 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, कि असमान रूप से गति करे, उस स्थिति में देखो कि यहाँ से जो एनोड भाग से 2 कैटाइन जाके कहाँ जा रहे हैं कैथोड भाग की तरफ मूव कर रहे हैं, और 1 ऋणायन यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो इस स्थिति में भी देखो यहाँ पर 3 धनायन डिस्चार्ज हो रहे हैं, और यहाँ पर 3 ऋणायन डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है कि चाहे आयन किसी भी गति से चले तो जो विसर्जित होने वाली जो मात्रा है वो क्या होगी समान होगी। तो इससे कंक्लूजन निकाला इन्होंने हिटॉर्फ ने कि जो मध्य भाग है उसकी सांद्रता में, विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कैटाइन एनोड से कैथोड की ओर जाए, चाहे एनायन कैथोड से एनोड कंपार्टमेंट में जाए। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि चाहे आयन किसी भी गति से चले, लेकिन जो विसर्जित होने वाले आयन है उनकी तुल्यांक की मात्रा हमेशा किस में होंगे, तुल्यांक की मात्रा में विसर्जित होंगे। अर्थात आप देख रहे थे कि भाई किसी भी गति से चल रहे हैं, लेकिन जो धनायन या ऋणायन जो विसर्जित हो रहे हैं वो समान संख्या में हो रहे थे। तीसरा ये है कि जैसे मान लो कि ये जो यहां से कैथोड भाग में जो सांद्रण में कमी है वो किस पर डिपेंड करेगी, ऋणायनों की आयनिक गतिशीलता पे, यहाँ कितने जा रहे हैं। और एनोड भाग में जो धनायनों की सांद्रण में कमी क्या होगी, यहाँ एनोड से कैथोड में कितने जो धनायन मूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, और इनकी आयनिक गतिशीलता पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर देखिए आप एक संबंध भी है, एनोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी बटा कैथोड के चारों ओर होने वाली सांद्रण में कमी। तो एनोड से कौन मूव करके जाएंगे, एनोड भाग में क्या है कैटाइन्स है, तो कैटाइन्स कहाँ जाएंगे कैथोड की ओर। तो कैटाइन की गति क्या है, धनायन की गति बटा ऋणायन की गति। ये संबंध होता है सांद्रण में कमी और आयनों की गति के मध्य। अब जो चौथा जो महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकाला इन्होंने, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा दोनों इलेक्ट्रोडों के चारों ओर उपस्थित विद्युत अपघट्य की सांद्रता में होने वाली कमियों के जोड़ के बराबर होता है। तो ये दिख ही रहा है, हमने पहले जैसे इसका ट्रांसपोर्ट नंबर वाला ये देखा था। अब आप देखिए कि जो चौथा पॉइंट है, तो ये जहां तक आपको समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्ट का क्या ट्रांसपोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, और वो ट्रांसपोर्ट नंबर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आयनों की गतिशीलता पर। तो जो हल्के आयन है उनकी गतिशीलता ज्यादा होती है, तो उनका क्या होता है ट्रांसपोर्ट नंबर अधिक होता है। अब क्या है ट्रांसपोर्ट नंबर का हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करते हैं, प्रायोगिक निर्धारण। तो मैं आज आपसे
मूविंग बाउंड्री मेथड, चल सीमा विधि के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे एक और मेथड होती है जो हिटार्फ मेथड। हिटार्फ मेथड थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, बड़ा वो पार्ट है, इसलिए मैं अगली जो क्लास में आपको हिटार्फ पढ़ाऊंगा। और अब देखिए आप मूविंग बाउंड्री मेथड। मूविंग बाउंड्री मेथड में क्या होता है कि जो दो आयनिक विलयनों के बीच की सीमा के अभिगमन द्वारा आयनों की गतियों का निर्धारण किया जाता है। देखिए आप यहाँ पर, ये यहाँ पर कैडमियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आप देखिए कि इनका मूवमेंट कितना होता है वो हम इसमें देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो इसमें क्या करेंगे, दो विद्युत अपगठ्ठे लेंगे, दो विद्युत अपगठ्ठे के विलयन लेंगे। एक मुख्य विद्युत अपगठ्ठे हो जाएगा मेन इलेक्ट्रोलाइट और एक हो जाएगा सूचक इलेक्ट्रोलाइट, इंडिकेटर सॉल्यूशन। अब क्या है कि जो मुख्य विद्युत अपगठ्ठे है, जैसे मानो हम उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर क्या है HCl हमारा मेन इलेक्ट्रोलाइट है और H+ का अभिगमनांक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट कैडमियम क्लोराइड। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो धनायन है, केटायन है, उसकी आयनिक गतिशीलता जो सूचक इलेक्ट्रोलाइट है उसके केटायन से हमेशा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और जो दूसरी बात है इसमें कि जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटों में एक जो ऋणायन है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कैडमियम +2 की आयनिक गतिशीलता H+ से कम होगी क्योंकि H+ क्या है, हल्का आयन है। तो हम यहाँ पर एक इसका डायग्राम हम देखते हैं कि ये आप देखिए, ये मूविंग बाउंड्री मेथड है। इसमें क्या हुआ कि ये इस टाइप की एक नली है AB, क्या है AB, बिल्कुल केस नली टाइप है। और यहाँ पर क्या है कि जो ये प्लेटिनम कैथोड है और कैडमियम एनोड, यहाँ पर एमिटर, बैटरी, धारा नियंत्रक और कूलामीटर, ये तीनों क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कैडमियम का एनोड है। अब क्या करें कि जो कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, इंडिकेटर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको नीचे की तरफ भर लेते हैं और HCl को ऊपर की तरफ भर लेते हैं। और जो दोनों की जो परिसीमा है बाउंड्री A यहाँ आकर ये मिलती है। अब क्या करते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या होता है, H+ की क्या गतिशीलता ज़्यादा होती है और कैडमियम +2 की गतिशीलता कम है आयनिक। तो ये जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये बाउंड्री चलती हुई हमें दिखाई देगी और यदि रंगीन विलयन है तो ये बाउंड्री और भी अच्छी दिखाई देगी। तो जब धारा प्रवाहित की कुछ समय के लिए तो ये AA' परिसीमा है कहाँ तक पहुँच गई, BB' तक, और L सेंटीमीटर तक दूरी तय की। अब इसके बाद में और जो ये जो नली है यहाँ पर ACB, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, A सेंटीमीटर² है। तो L सेंटीमीटर चलने में जो परिसीमा कौन सी है, AA' द्वारा हटाया गया आयतन क्या होगा, L × A मिलीलीटर। और यदि HCl की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो तो कैथोड की ओर जाने वाले H+ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, L × A × C/1000, ये हो जाएगा इसका संख्या ग्राम तुल्यांकों की। और चूंकि 1 ग्राम तुल्यांक H+ आयन 1 फैराडे विद्युत धारा को ले जाते हैं, अतः H+ आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की कुल मात्रा इससे गुणा कर देंगे तो L × A × C/1000 फैराडे होगी। अब आगे क्या है कि जैसे यदि प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा क्या है, Q कूलाम है, तो Q/F क्या होगी, बराबर फैराडे। तो H+ का अभिगमनांक क्या हो जाएगा, NC बराबर H+ आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा बटा संपूर्ण विद्युत धारा। तो H+ आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा को कितना मान है उसका, L × A × C/1000 बटा Q/F। तो कुल मिला के NC बराबर हमारे पास आ गया L × A × C × F/1000 × Q। और यहाँ Q बराबर क्या था,
आई इंटू टी, आई विद्युत की मात्रा एम्पियर में और टी कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो धनायन है केटायन, उसका धनायन यहाँ पर क्या है, H प्लस का अभिगमनांक निकल कर आ गया। अब जब H प्लस का अभिगमनांक आ गया तो Cl माइनस का अभिगमनांक भी हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं Nc प्लस Na बराबर क्या है 1। तो 1 है तो Na किसकी, क्लोराइड का अभिगमनांक बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस Nc। तो इस प्रकार से हम ये ज्ञात कर लेते हैं। और ये वाली मेथड है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं समझता हूँ आप घर पर सोल्व करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था अभिगमनांक, उसके बारे में चर्चा की है। और जो अभिगमनांक पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन कवर करता है। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, और हिटार्प मेथड आ सकती है, या चल सीमा विधि मेथड के द्वारा इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आज हमने डिस्कस किया है। धन्यवाद।